नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अप पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के लिए पॉलिटी का 12वां क्लास है और इसमें हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चनों का एक सीरीज जो कि विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए हैं या जिन्हें पूछे जाने की संभावना है। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल या मुख्य सचिव। तो यहाँ पे होता है कि किसी भी राज्य में कार्यपालिका शक्ति का जो मुख्य प्रधान होता है वह राज्यपाल होता है। तो सही आंसर होता है सी। और अगर केंद्र में पूछा जाए तो केंद्र में कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति और जो आपका मंत्री परिषद होता है उसके बीच की कड़ी जो होता है प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल और जो मंत्री परिषद होता है उसके बीच की कड़ी का जो होता है वह मुख्यमंत्री होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद भी क्या होता है शामिल होता है। बीच की कड़ी जैसा कि मैंने बताया कि मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल की अगर बात किया है तो राज्यपाल का अनुच्छेद जो है वह 153 के अधीन है, मतलब कि अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि हर एक राज्यों में एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका अनुच्छेद उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 154 में। और राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 155 में की गई है। और राज्य शासन का वास्तविक जो प्रधान होता है, ठीक है, राज्य सरकार का, अगर आपसे पूछे किसी राज्य सरकार का जो प्रमुख होता है तो राज्य सरकार का जो प्रमुख होता है वह मुख्यमंत्री होता है। और केंद्र में सरकार का जो प्रमुख होता है, केंद्रीय सरकार का, वह प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की गई है? मतलब कि जो आपकी धर्म की स्वतंत्रता है उसकी अभिव्यक्ति नकारात्मक है, सकारात्मक है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है इसका प्रभाव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पड़ता है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है? USA से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। और इसके अनुच्छेद की अगर बात करें तो इसका अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी है? 6 है। अब यहाँ पे आगे की अगर बात किया जाए कि अनुच्छेद 25 से 28 में, ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 में कहा गया अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि हम किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या है? स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद जो है आपका 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों में प्रबंधन से स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि अगर आप किसी प्रकार के धार्मिक कार्य करते हैं तो उनके मतलब संपत्ति में जो होता है करों से आपको क्या किया जाएगा? छूट दिया जाएगा। और अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित वित्तीय संस्थान में किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। आगे की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार धार्मिक मामले में कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी प्रकार के धार्मिक मामले हैं तो उस पर किसी प्रकार के अंकुश नहीं लगा सकते हैं जब तक कि भारत की एकता और अखंडता का सवाल न आए। इसलिए भारत में स्वतंत्र जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका प्रभाव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों देखने को हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार किसे प्राप्त है? यानी कि नागरिकता संबंधी जो कानून है उसे कौन बनाता है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधान मंडलों को? तो हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 2 में जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और इसका जो अनुच्छेद है वह 6 से 11 तक इसका 5 से 11 तक इसका अनुच्छेद है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। और यह कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। भारत में नागरिकता किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो अगर मंत्रालय पूछ लिया जाए तो गृह मंत्रालय के द्वारा नागरिकता दिया जाता है। और भारत में नागरिकता संबंधी अगर किसी प्रकार का कोई कानून बनाना होता है तो नागरिकता संबंधित कोई कानून जो है वह संसद के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए आगे की तो नागरिकता संबंधी विधान संसद में कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? तो पहला जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था 1956 में आया था, उसके बाद 1986 में आया था, उसके बाद साल 1992 में बनाया गया था, उसके बाद साल 2003 में बनाया गया था,
उसके बाद साल 2015 में बनाया गया था, और लेटेस्ट वाला जो है वह साल 2019 में नागरिकता का कानून बनाया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 11 है वह नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार जो है किसको देता है, संसद को देता है। तो आर्टिकल 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी किसी प्रकार का कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। और भारतीय संविधान जैसा कि मैंने बताया कि भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, और कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, जिसका आर्टिकल 5 से 11 तक है। तो दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है, अनुच्छेद 48 में, या अनुच्छेद 48 क में, या अनुच्छेद 47 में, या अनुच्छेद 47 क में। तो यहाँ पर 47 का संबंधित जैसा किसी प्रकार कोई अनुच्छेद नहीं है। बात करते हैं अनुच्छेद 48 का, तो अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य जो होगा जितने भी प्रकार की दुधारू और उन्नत नस्ल की जो पशुएं होंगे उनके संरक्षण का कार्य करेगा। 48 का कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है 48 का जोड़ा गया, और इसके तहत कहा गया कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। और बात करते हैं 47 की, तो अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि जो राज्य हैं, ठीक है, वो पोषाहार को सुनिश्चित करने के लिए अपने राज्य में जितने भी मादक पेय पदार्थ हैं उनको क्या कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं। और इसकी व्याख्या किसमें की गई है, तो भारतीय संविधान का जो भाग आप चार पढ़ते हैं जिसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के बारे में उल्लेख किया गया है, और यह कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसी का 48 का जो अनुच्छेद है उसमें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन संबंधी जिक्र किया गया है। तो सही आंसर होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो यहाँ पर अगर हम सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के बारे में बात किया जाए तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 में है। अब यहाँ पे अनुच्छेद 326 की बात किया है तो मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी थी, तो 21 वर्ष की गई थी। लेकिन 61वां संविधान संशोधन जो था वह हुआ था आपका साल 1989 में, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो राजीव गांधी ने इस संविधान संशोधन के तहत वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। तो इसका उल्लेख जो है वह किसमें है, आपका अनुच्छेद 326 में है। अनुच्छेद 324 में जो है चुनाव आयोग के बारे में जिक्र किया गया है, और अनुच्छेद 325 में निर्वाचन की नामावली का प्रावधान है, निर्वाचन का नामावली का प्रावधान किया गया है। तो ये इसके बारे में रहा। और बात करते हैं अनुच्छेद 327 की, तो अनुच्छेद 327 में ये चीज़ कहा गया है कि विधानमंडल निर्वाचकों के उपबंध संबंधी संसद की शक्ति, अगर निर्वाचन संबंधी जो नामावली होगी, ठीक है, उसमें मतलब जितने भी विधानमंडल है आपके विधानमंडल के निर्वाचन के नामावली संबंधी जो शक्ति किसको दी गई है, संसद को दी गई है। हालांकि जो प्रश्न पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान के हृदय और आत्मा कहा। तो अब यहाँ पे कि आप सभी ने पता है कि जो आपका छठा फंडामेंटल राइट्स है जिसको हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा। तो सही आंसर होता है आपका सी। अनुच्छेद 51 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 51 में जो है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब कि जो भी राज्य, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं वह जो केंद्र सरकार के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी नीतियां उनका क्या करेंगे, पालन करेंगे। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैनिक स्वतंत्रता की बातें की गई हैं, दैनिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 13 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 13 में जो है वह न्यायिक पुनर्अवलोकन, अगर किसी प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन होता है इसकी जांच के लिए अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्अवलोकन की बातें की गई है। और न्यायिक पुनर्अवलोकन की व्याख्या कहाँ से ली गई, किस देश से, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। अब यहाँ पे अनुच्छेद 32 की अगर बात किया है तो अनुच्छेद 32 में कुल 5 प्रकार के रीट का प्रावधान है। पहला रीट जो होता है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा है आपका परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा, और चौथा है उत्प्रेषण, और पांचवा है आपका प्रतिषेध। और यह रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह रीट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट यह रीट जो होता है अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, और हाई कोर्ट यह रीट जो होता है अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है।
अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? ऑप्शन ए कहता है आपका कि 12, 351, 356 से, बी कहता है 12, 151, 156 से, या अनुच्छेद सी कहता है कि 13, 251 और 254 से, और अनुच्छेद डी कहता है कि 21, 24 और 25 से। तो न्यायिक पुनर्वलोकन की जो शक्तियां हैं वह सर्वोच्च न्यायालय को यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जो है अनुच्छेद 13, 251 और 254 से प्राप्त होता है। तो सही आंसर होता है आपका सी। अनुच्छेद 13 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 13 में ये चीज़ें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित विधेयक को उस सीमा तक शून्य कर सकता है जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकारों का हनन करता है। आगे की अगर बात करें तो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय का पुनर्वलोकन करने का अधिकार दिया गया है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय में किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है तो वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम तथा पूर्ण अधिकार है जो मुख्यतः अनुच्छेद 131, 132 और 133 से प्राप्त होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या किन किन अनुच्छेदों के तहत करती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान की व्याख्या अनुच्छेद 131, 132 और 133 के तहत करती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे है कि भारत के महान्यायवादी की अगर बात करें तो इसको शॉर्ट में एजीआई के नाम से जानते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 76 में किया गया है। यह वही व्यक्ति है जिसका जो सदन का सदस्य तो नहीं होता है लेकिन सदन के कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग भी नहीं कर सकता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। और संघ लोक सेवा आयोग जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 315 में किया गया है यानी कि यूपीएससी, तो इनके सदस्यों का या इनके अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। अब यहाँ पे जो होता है कि बात करते हैं महान्यायवादी जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 76 में, इसमें कहा गया है कि महान्यायवादी वही व्यक्ति होगा। इसकी योग्यताएं क्या होंगी? तो इसकी योग्यता वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। इसका कार्यकाल की अगर बात करें तो इसका कार्यकाल जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या अपने पद पर रहता है। तो कार्यकाल की कोई निश्चित सीमा नहीं है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा। तो दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो यहाँ पे अगर बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून, तो यहाँ पे जो है कि स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर थे वह कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। बीएन राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव की अगर बात करें तो यह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। प्रथम कानून मंत्री जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और मेहर चंद्र महाजन की बात किया जाए तो यह भारत के तीसरे सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीसरे क्रम के सीजेआई थे। यह पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कश्मीर के प्रधानमंत्री थे और बाद में क्या बने? सीजेआई बने। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक संघ राज्य है, गणतंत्र राज्य है, राज्यों का संघ है या एकात्मक है? तो जब आप भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे, ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे तो भाग 1 की जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है और इसका आर्टिकल जो 1 है, इसका जो आर्टिकल 1 है इसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया, यानी कि भारत के 2 नामों को एक्सेप्ट किया गया है, भारत और इंडिया को। तो इसमें कहा गया भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, ठीक है, राज्यों का संघ होगा। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है आपका सी। अब यहाँ पे कहते हैं कि जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 आया था, भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें सर्वप्रथम संघीय ढांचा का उल्लेख किया गया था। भारत में संघीय संविधान की जो संघीय संरचना है वह कहाँ से लिया गया है? तो भारत में संविधान की संघीय संरचना जो है वह कनाडा से लिया गया है। अब यहाँ पे और कहता है कि राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार, संघ, राज्यों का संघ होने का मतलब क्या है कि राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान को परिसंघ कहा है, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान साधारण स्थिति में संघात्मक और असाधारण स्थिति में एकात्मक हो जाता है, यानी कि भारत का जो संविधान है वह संरचना की दृष्टि से क्या है? संघात्मक है और भावात्मक दृष्टि से कैसा है? एकात्मक है, ठीक है। इस फैक्ट की भी व्याख्या यहाँ पर की जाती है। तो हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा या इनमें से कोई नहीं।
तो राज्यों में जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो है आपका कि आर्टिकल 155 में राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि और आर्टिकल 154 मतलब 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और आर्टिकल 153 में जो कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 में कहा गया है कि राज्यों के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होगा, तो राज्यों के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होगा, राज्यपाल होगा। तो याद रखिए 153 में राज्यपाल है, 154 में कहा गया है कि राज्यों के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब यहाँ पे होता है कि राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। इनके कार्यकाल की बात किया जाए तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने कार्यकाल पे रहते हैं, जब तक कि राष्ट्रपति की दया दृष्टि इनके ऊपर रहती है। अब यहाँ पे राज्यों के, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य में कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। लेकिन राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री होता है। अब यहाँ बात करते हैं कि राज्यपाल आर्टिकल 200 यानी कि अनुच्छेद 200 के अधीन विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करता है, और अनुच्छेद 201 के तहत, ठीक है, अगर उसे कोई विधेयक सही नहीं लगता है तो अनुच्छेद 201 के तहत वह राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को क्या कर रखता है, अपने पास सुरक्षित रखता है। तो हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है बी। यहाँ पे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पे राष्ट्रपति ही करता है। और लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो होता है, यहाँ पे चुनाव होता है, और यहाँ पे जो बहुमत दल का नेता जिसके पास ज्यादा वोट होता है उसका वो क्या होता है, लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन अगर प्रोटेम स्पीकर की बात कर लिया जाए तो प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कौन करता है, तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, संसद के प्रति, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन अगर व्यक्तिगत मंत्री की बात किया जाए, व्यक्तिगत मंत्री की अगर बात किया जाए तो व्यक्तिगत मंत्री जो होते हैं वह किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो व्यक्तिगत जो मंत्री होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत जो मंत्री होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आपका एक केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से, जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और इसकी व्याख्या आर्टिकल 75C में कहा गया है। और संसद सामूहिक रूप से, अगर आपसे पूछा है कि संसद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो जनता के प्रति संसद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। और अनुच्छेद 74 में कहा गया है, 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। तो सभी फैक्ट यहाँ पे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, और कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। और संसद किसके प्रति जवाबदेह होती है, तो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। तो दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, या 6 वर्ष का। तो यहाँ पर जो है कि आर्टिकल 56 की अगर बात किया जाए, आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे कहा जाए कि 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है, या उसे अपने पद से महाभियोग संबंधी प्रावधान लगा के हटाया जा सकता है। और महाभियोग का प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 61 में, और इसे भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अब यहाँ पे कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, और इसकी व्याख्या अनुच्छेद 65 में किया गया है। और उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है, तो 6 माह तक अधिकतम कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। तो यहाँ पे ये सारे फैक्ट रहे। तो दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे, स्वतंत्रता एवं न्याय, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व, समानता एवं न्याय, या समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था, और यह 1976 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं
कि बेरुवाड़ी मतलब कि अब यहाँ पे है जो कि आपका बेरुवाड़ी संघ जो हुआ था साल 1960 में, बेरुवाड़ी संघ के मामले में प्रस्तावना को यह कह दिया गया था कि यह संविधान का भाग नहीं है, परंतु साल 1976 में केशवानंद भारती का वाद आया था और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का ही भाग है। और इसी दौरान ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है वह संविधान की हृदय और आत्मा है। तो दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर होता है डी। इस सेशन का जो अंतिम क्वेश्चन है वह है कि साल 1976 में उद्देश्य संबंधी प्रस्तावों की रचना किसने करी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने, वल्लभ भाई पटेल ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो सही आंसर होता है डी कि 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव संबंधी जो रचना थी वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे जानते हैं कि 13 दिसंबर साल 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई और इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया और 22 जनवरी साल 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया और इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना माना। यह उद्देश्य प्रस्ताव कालांतर में ही मतलब उद्देशिका के रूप में भारतीय संविधान का भाग बन गया। प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है संविधान की हृदय और आत्मा कहा और एक संविधानविद हैं जिनका नाम N.A. पालकीवाला आता है, पालकीवाला। तो N.A. पालकीवाला ने ठीक है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, परिचय पत्र कहा। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है डी। तो दोस्तों ये था आपका संविधान का 12वां क्लास जिसमें हमने 15 क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।